हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभमी क्लासेस में। जैसे आप सभी को पता है, आज संडे है और हर संडे को हम एक कार्मिक का कंप्लीट पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर आपके जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग चारों सब्जेक्ट कवर होते हैं। तो सभी को अपना कंप्लीट टेस्ट लगाना है। सभी विद्यार्थी कॉपी पेन भी साथ में लेकर बैठेंगे, क्योंकि आगे हमें मैथ्स और रीजनिंग भी सॉल्व करना है। तो मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले, कल की क्लास में ये वाला प्रश्न होमवर्क के लिए दिया था, तो पहले इसको डिस्कस करेंगे। अमोनिया का सही सूत्र क्या है? अगर आप सभी ने कल इसका आंसर ऑप्शन ए दिया है NH3, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या पूरे 50 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 40 क्वेश्चन राइट करने का। फटाफट से डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए है आपका सामान्य ज्ञान। और देखिएगा, किसी प्रश्न के ऑप्शन नहीं बोले जाएंगे। प्रश्न होगा, उसके बाद हम डायरेक्ट आंसर की तरफ जाएंगे। अगर आपको आंसर के लिए ज़्यादा समय चाहिए तो सेशन को बीच में रोकिएगा। पहला प्रश्न है, खेल क्रिकेट से संबंधित ईडन गार्डन स्टेडियम भारत में कहाँ स्थित है? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए रहेगा, कोलकाता। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है, आपका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने। तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन है चाइना, फ्रांस, नेपाल, भूटान। ऑप्शन डी अगर आप आंसर दे रहे हैं, भूटान, आपका आंसर करेक्ट है। तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने। द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम? क्या आंसर करोगे? ऑप्शन बी जो आंसर दे रहे हैं, स्टीफन हॉकिंग, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4। हरगोविंद खुराना को कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया? आंसर दीजिए जल्दी से, ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, 1968 में हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 सामने है। टिप्पणी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आंसर बताइए। टिप्पणी इज अ फेमस फोक डांस ऑफ विच स्टेट? राइट आंसर मैच करिए। अगर आप ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं, गुजरात, आपका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। अंबेडकर जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा, अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। रूस एवं फिनलैंड के बीच कौन सी अंतरराष्ट्रीय रेखा है? विच इज द इंटरनेशनल लाइन बिटवीन रशिया एंड फिनलैंड? तो आंसर मैच करेंगे। ऑप्शन ए अगर आप आंसर दे रहे हैं, मेन रहीम रेखा, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 सामने स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन गहड़वाल वंश का संस्थापक था? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ गहड़वाल डायनेस्टी? तो आंसर मैच करिए। ऑप्शन ए अगर आप आंसर दे रहे हैं, चंद्रदेव, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है, ध्यान रखिएगा। इजी लेवल के प्रश्न भी मिलेंगे और आपको मीडियम से हाई लेवल भी देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9। अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत कब किया गया? When was the slavery system abolished by अकबर? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, 1562 में। जिन्होंने ऑप्शन डी को आंसर दिया है, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सामने स्क्रीन पर निम्न में से कौन सी हर्यक वंश की राजधानी थी? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ हार्यका डायनेस्टी? चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। ऑप्शन सामने स्क्रीन पर अवेलेबल हैं सारे। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सी रहेगा, सॉरी, राजगृह। राजगृह जो है यह हर्यक वंश की राजधानी थी। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 11। जल की उपस्थिति के कारण किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? सबसे सिंपल प्रश्न है और ये आपका उंगलियों पर रटा होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, अर्थ।
क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? आंसर मैच करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, सुपीरियर झील। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, स्वर्णिम पैगोडा का देश किसका उपनाम है? हुज नेम इज द कंट्री ऑफ गोल्डन पैगोडा? ऑप्शन सी मैच करिएगा, जो आंसर दे रहे हैं म्यांमार, उनका आंसर करेक्ट है। ज्यादा समय नहीं मिलेगा, फटाफट से आंसर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डायरेक्ट टैक्स? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, निगम कर। अगर आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है, आपका आंसर करेक्ट है। कॉरपोरेशन टैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका सामान्य ज्ञान का लास्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत निहित है? अंडर विच आर्टिकल इज द प्रोसीड्यूर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वेस्टेड? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे आपका सेक्शन ए कंप्लीट होता है। सेक्शन बी आपके सामने है, सामान्य विज्ञान 16 से 30 तक प्रश्न। और देखिएगा, फिर से बोलूँगा, जब आप स्कोर कमेंट करेंगे तो आपको सेक्शन वाइज कमेंट करना है। सेक्शन ए में कितना स्कोर हुआ है, सेक्शन बी में कितना हुआ है, सेक्शन सी, सेक्शन डी, और लास्ट में टोटल स्कोर कमेंट करिएगा, टोटल कितना हुआ है। साथ में 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी लगाइएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना न्यूटन का कौन सा नियम है? राइट आंसर मैच करेंगे, ऑप्शन सी आपका रहेगा, न्यूटन का तीसरा नियम है जी। जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी? बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, जूल। जो ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं उनका आंसर यहां पर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 सामने स्क्रीन पर है और थोड़ा सा अच्छे लेवल का प्रश्न है कि जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है तो इस प्रकार की तरंगों को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, प्रश्न का लेवल थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा, इसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए सामने स्क्रीन पर, और देखिएगा प्रश्न फटाफट इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आगे आपको मैथ्स और रीजनिंग भी सॉल्व करना है, और मैथ्स में भी मैंने थोड़ा सा लेवल बढ़ाया हुआ है। टेस्ट बिल्कुल कंप्लीट लगाइएगा। आपका स्कोर कितना बन रहा है आज के टेस्ट में, आपकी तैयारी किस लेवल पर है? 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए दूंगा। करेक्ट है, कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। प्रश्न ये होमवर्क का है, वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है? कम से कम आपको 3 से 4 बार ये वाला क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। क्लियर? आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। 20 नंबर क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर, जल में पड़ी परख नली का चमकना उदाहरण है। द शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ ए टेस्ट ट्यूब लाइंग इन वाटर इज? तो जल में पड़ी परख नली का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, देखिए सामने, उत्तल लेंस की क्षमता प्रायः होती है। व्हाट इज द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस? ऑप्शन आपके सामने हैं, अगर आपको समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा। तो देखिए, उत्तल लेंस की जो क्षमता है ये आपकी धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है। और ऋणात्मक क्या है? जो अवतल लेंस है आपका कन्वेक्स लेंस, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए,
निम्न में से क्या विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा सिल्वर। अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है, आपका आंसर राइट है। 23 नंबर क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर है और ये भी थोड़ा सा अच्छे लेवल का प्रश्न है। चौथा ऑप्शन आपका नीचे चला गया है, परंतु आपका जो राइट आंसर है वो इन तीनों ऑप्शन में से ही है। तो बताइए कि समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम है। तो ये किसका नियम है? तो ये एवोगैड्रो का नियम है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ये प्रश्न की जो स्टेटमेंट है इसको ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में प्रश्न बना तो इस टाइप से ही बनेगा। अगर मैं थोड़े से हाई लेवल की बात करता हूं, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए सामने स्क्रीन पर। किस अम्ल का प्रयोग सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है? और देखिएगा जो हमारा टेस्ट है इसका जो है आपका 80% लेवल सेम रहेगा जो आपके एग्जाम पूछा जाता है या जैसे हम पढ़ा चुके हैं। लगभग 20% लेवल आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा और ये चेंज थोड़ा ज़रूरी भी है। तो यहाँ पर देखिएगा सोना और चांदी के शुद्धिकरण में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। 25 नंबर क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर है, इसका आंसर दीजिए। कार्बन एक धातु है। कार्बन एक अधातु है, इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, इसकी परमाणु संख्या 6 होती है। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है, आपका आंसर राइट है। 26 नंबर क्वेश्चन है, चूहे विष के रूप में किसका प्रयोग होता है? और ये वाला प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछा गया है, जल्दी से आंसर दीजिए। तो यहाँ पे आंसर मैच करेंगे। चूहे विष के रूप में जिंक फास्फाइड का प्रयोग होता है। जो ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं उनका आंसर राइट है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए सामने। प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? अब ये वाला जो आपका प्रश्न है ये मैं आपको कल की क्लास में ही डिस्कस करवा के हटा हूँ, ठीक है। प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किस कांच का प्रयोग होता है? तो पायरेक्स कांच का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 रहेगा सामने स्क्रीन पर। पीले फास्फोरस को किस में रखा जाता है? येलो फास्फोरस इज केप्ट इन। ऑप्शन ए राइट आंसर है, पीले फास्फोरस को जल में रखते हैं। जो ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं उनका आंसर राइट है। 29 नंबर क्वेश्चन सामने। एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन है? एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ व्हाट? क्या आंसर करोगे? ऑप्शन आप सभी को ये आंसर करना है। एंटोमोलॉजी जो है यह कीटों का अध्ययन है। जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका सामान्य विज्ञान का लास्ट क्वेश्चन। जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई क्या है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड क्रिएटिव यूनिट ऑफ लाइफ? तो क्या आंसर है इसका? ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा, कोशिका। अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है आपका आंसर राइट है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सेक्शन ए सेक्शन बी कंप्लीट होता है। सेक्शन सी डिस्कस कर रहे हैं गणित। टेस्ट बिल्कुल कंप्लीट लगाइएगा, 15 प्रश्न गणित के रहेंगे। कॉपी पेन सभी साथ में लेकर बैठेंगे। क्लियर? थोड़ा सा लेवल बढ़ाया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है कि एक घन की प्रत्येक भुजा को 2 गुणा करने पर इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो देखिए सबसे पहले आपको घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। क्या होता है? 6a²। क्लियर? अब देखिए माना मैंने घन की जो भुजा है, माना घन की भुजा क्या है जी? 10 है। आप कुछ भी मानिएगा, आंसर आपका सेम आएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए अगर घन की भुजा 10 है, अगर मैं अब इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालता हूं तो 6 गुणा 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा? 100 बनेगा। तो अब जो इसका क्षेत्रफल है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल वो आपका 600 वर्ग सेंटीमीटर है। क्लियर? अब यहां पर देखिए
बोला है कि इसकी भुजा को 2 गुणा करने पर, भुजा हमने 10 मानी है, डबल करेंगे तो आपकी 20 हो जाएगी। इतना क्लियर। अगर हम अब इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें तो 6 गुणा 20 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आपका 400 बनेगा। क्लियर है। तो अब इसका क्षेत्रफल कितना बनेगा, 2400 बनेगा। इतना सभी का क्लियर है ना। बोला है क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब यहां पर देखिए ध्यान से कि पहले क्षेत्रफल 600 था, अब 2400 हो गया है। वृद्धि हुई है कितने की, 1800 की। कितने से, 600 से। प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुणा कर दीजिए, सिंपल। ये 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसल, 6 से कैंसिल करेंगे, 6 थी 18। तो यहां पर आपका 300% ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्या आप सभी ने मेरे से पहले आंसर देने का प्रयास किया है और क्या आप सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। मैं उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आया होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा सामने स्क्रीन पर। यह भी प्रश्न आपका मेंसुरेशन वाले टॉपिक से और घन से ही है कि एक घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है। इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए इसके लिए आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए कि जो घन का विकर्ण है उसका फॉर्मूला होता है √3a। क्लियर। और इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a²। अब देखिए √3a का मान हमको दिया है 6√3, दोनों एक दूसरे के बराबर कर दीजिए। अब यहां से √3 से आपका √3 कैंसिल हो गया और a की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर दें। देखिए 6 गुणा a का स्क्वायर 36, सोल्व करेंगे तो आपका 216 बनेगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए सामने स्क्रीन पर। लीजिए आपका ये क्वेश्चन है आपका बोर्ड मास से, फटाफट से इसको सोल्व करेंगे, सिंपल। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट सोल्व करूंगा। देखिए पहले हम भाग करते हैं बोर्ड मास में। तो अगर मैं 8 को 4 से भाग करता हूं तो यहाँ पे आपका 2 बनेगा, +5 है और यहाँ पे -2 बच गया। यही बचेगा ना, ये +5 और यहाँ पे ये -2 यहाँ पे उतार दिया मैंने। तो देखिए इस प्लस के 2 से इस ये -2 आपका कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ 5 बचा है जो कि आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए सामने स्क्रीन पर। चलिए आंसर दीजिए कि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर लंबी हैं। इसका क्षेत्रफल कितना है। ध्यान से देखिएगा, इसको आप हिरोन वाले तरीके से भी कर सकते हैं। पहले इसका अर्ध परिमाप निकालिए और फिर आप फॉर्मूला लगा सकते हैं लंबे वाला, उससे भी कर सकते हैं। पर आप एक चीज और ध्यान से देखेंगे कि ये 3, 4, 5 क्या है, ये आपके गणित के ट्रिपलेट्स हैं। और ट्रिपलेट्स किस में यूज होते हैं, समकोण त्रिभुज में यूज होते हैं। यानी कि ये 3, 4, 5 क्या है, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए ये आपका समकोण त्रिभुज है। क्लियर। जो विकर्ण है वो आपकी सबसे लंबी वाली भुजा होती है और आप लंबाई, आधार और ऊंचाई को कुछ भी मान सकते हैं, ऊपर नीचे कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है। तो मैं बोलूंगा कि ये आपका क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, सिंपल है। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। क्लियर। तो 1/2, बेस कितना है, हमने 4 रखा है, हाइट हमने 3 मानी है। कैंसिल कर दीजिए, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो 6 वर्ग सेंटीमीटर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। समझ पा रहे हो। अगर ये आपका ट्रिपलेट्स नहीं बनता तब आपको हीरोन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता। ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए सामने स्क्रीन पर है और ये आपका मेंसुरेशन का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा अरिथमेटिक स्टार्ट होगा। आंसर दीजिएगा कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 400% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। कैसे करोगे,
तो देखिए 2-3 तरीके हैं, मैं आपको सिंपल बेसिक तरीका बताऊंगा। आप क्या करो, माना मैंने वर्ग की जो भुजा है वो मैंने 10 मान ली। आप कुछ भी मानिएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए वर्ग का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ए स्क्वेयर। क्लियर, भुजा गुणा भुजा। वर्ग की भुजा मैंने अगर 10 मानी है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बोला है कि प्रत्येक भुजा में 40% वृद्धि कर दी, तो 10 का 40% कितना होगा, 4 होगा। 10 में 4 की वृद्धि करोगे तो वर्ग की भुजा बन गई 14। अगर हम अब क्षेत्रफल निकालेंगे तो 14 का स्क्वायर करेंगे 196 बनेगा। ठीक है, देखिए पहले वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर, अब कितना है 196। कितने की वृद्धि हुई है यही बताना है आपको। आपको सोल्व आगे करना ही नहीं है। देखिए 100 से अगर 96 196 बना है तो 96% की वृद्धि हुई है, डायरेक्ट करेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्लियर, 100 से कोई चीज जितनी बढ़ेगी उतने 1% की ही वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 36 सामने स्क्रीन पर है, आंसर दीजिए। प्रश्न है कि किस राशि पर 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज 600 रुपये प्राप्त होगा। तो हमको निकालना है किस राशि पर, यानी कि प्रिंसिपल निकालना है, मूलधन निकालना है। मूलधन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, नीचे आपका आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम। क्लियर, तो यहां पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट आपका 600 रुपये है, गुणा 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15%, और समय कितना है 4 वर्ष। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका डायरेक्ट प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। सॉल्व करिए, देखिए 15 से कैंसिल करता हूं, 15 चौके 60, यहां पे 40, 4 से कैंसिल करता हूं, 4 दहा 40। अब 100 में 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 बनेगा, और ये 1000 रुपये आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? चलिए फिर बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए सामने, यह भी आपका प्रश्न सिंपल इंटरेस्ट से ही है कि 2500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। यह तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, यह गलत होना ही नहीं चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट ही तो निकालना है। इसमें फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय डिवाइड बाई 100। मूलधन 2500 रुपये, दर 5%, समय 2 वर्ष, भाग करेंगे 100 से। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल। देखिए 25 पंजे 125, 125 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, यहाँ पे आपका 250 रुपये बनेगा, ऑप्शन सी। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? 38 नंबर क्वेश्चन देखिए फटाफट से प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। चलिए आंसर दीजिए। यह क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, मिक्सचर एंड एलिगेशन से है। मिक्सचर एंड एलिगेशन वाले टॉपिक से ये वाला प्रश्न है आपका कि 30% सांद्रता वाले अल्कोहल को 50% सांद्रता वाले अल्कोहल में किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35% सांद्रता वाला अल्कोहल प्राप्त हो। ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना होता है, देखिए पहला आप अल्कोहल का वो लिख लीजिए 30%, इधर आ गया। दूसरा आपको पार्ट लिखना है 50%, और आपको किस अनुपात में मिलाना है कि 35% सांद्रता वाला अल्कोहल प्राप्त हो। यानी कि जो चीज आपको लास्ट में प्राप्त होगी, जो आपकी मीडियन है, इस 35% को आपको क्या लिख लेना है, बीच में लिख लेना है। क्लियर, एलिगेशन का आपको रूल बता रहा हूं। देखिए इस 50 में से ये 35% माइनस होगा तो यहां पे आपका कितना बचेगा जी, 15% बचेगा। इस 30% में से आपका ये 35% माइनस होगा तो यहां पे आपका कितना बचेगा, यहां पे आपका 5% बचेगा। अब यहां पे माइनस का 5 मत लगाना, क्योंकि इसमें से एक चीज हमेशा आपकी माइनस में जाएगी, परंतु हम माइनस में कंसीडर नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये सिंपल सी बात है, क्योंकि यहां से तो आपका ये माइनस होगा, इसमें आपका 35 में से 30 माइनस होता है।
आप देखिए 5 तिया 15, 5 एकम 5, 3:1 ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सिंपल सा प्रश्न है जी। ये आपको मैंने टॉपिक करवाया नहीं है अभी तक, मिक्सचर एंड एलिगेशन, और इस टॉपिक से प्रश्न बहुत कम ही बनते हैं, 1 या 2 प्रश्न बनते हैं। तो टॉपिक जल्दी से आपको कवर करवा देंगे, आपकी थोड़ी सी एग्जाम की डेट अगर क्लियर होती है तो। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए सामने स्क्रीन पर, और आपके मैथ के 2-3 टॉपिक अभी करवाने बाकी हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी पेंडिंग में चल रहे हैं, उनको भी पेंडिंग में ही रहने दो। जैसे ही आपका थोड़ा सा भी एग्जाम का कुछ पता लगता है तो उन टॉपिक को फटाफट से डिस्कस कर लेंगे। एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, ये बताइए। तो देखिए, जब भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को पार करती है तो रेलगाड़ी के साथ प्लेटफार्म की लंबाई हमेशा जुड़ती है। हमको बताना है कितना समय लेगी। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर। देखिए डिस्टेंस कितना है, 280 में हमको 220 मीटर लंबा प्लेटफार्म भी जोड़ना पड़ेगा, तो डिस्टेंस आपका 500 मीटर बन गया। अपॉन स्पीड करना है आपको, तभी हम टाइम निकाल पाएंगे। अब यहां पर मैं देख रहा हूं कि जो हमारी स्पीड है वो किलोमीटर प्रति घंटे में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा आंसर है वो किस में है, सेकंड में है। तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 18 नीचे ना रहकर 18 कहाँ चला जाएगा, आपका ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, आपका टाइम यहां से निकल के आ जाएगा। देखिए सोल्व करते हैं, 5 से कैंसिल करता हूं, यहां पे आपका 5 10 50, 0, 1 0 से आपकी 1 0 कैंसिल, 6 तिया 18, 3 दहा कितने होते हैं, 30 होते हैं, तो 30 सेकेंड राइट आंसर है ऑप्शन बी। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सामने स्क्रीन पर, यह तो और भी सिंपल क्वेश्चन है जी, कि एक कार की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है, इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी। देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या किया था हमने, स्पीड को किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया था। ऐसे ही अगर आपको स्पीड मीटर प्रति सेकंड में दी हो और किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना हो तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 दूनी 10 और 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 41। ये टेस्ट आपका लग रहा है, टेस्ट कंप्लीट लगाइएगा, स्कोर लास्ट में सभी का कमेंट बॉक्स में चाहिए। अब देखिए ये टाइप भी आपके एग्जाम में पूछा गया था 28 फरवरी वाले एग्जाम में। इसको भी हम दूसरे तरीके से करेंगे कि 6 लड़के तथा 4 पुरुष एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, तथा 3 लड़के व 10 पुरुष मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखिए आपको मैं जो स्टेप बता रहा हूं वो स्टेप आपको ध्यान रखना है। जो लास्ट वाले 3 लड़के हैं इनको आप ऊपर लिखेंगे, और जो पहले वाले 6 लड़के हैं इनको आप नीचे डिवाइड में लिखिए, बीच में प्लस का साइन। ऐसे ही आपको जो बाद वाले पुरुष हैं 10, इनको ऊपर लिखना है, जो पहले वाले 4 पुरुष हैं इनको आपको नीचे डिवाइड में लिखना है। इसको जब आप सोल्व कर लेंगे तो जो भी आपका आएगा उसको आपको 18 दिन से भाग करना है, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है। देखिए फटाफट से सॉल्यूशन पे चलते हैं। यहाँ पे टोटल आपका 12 एलसीएम आएगा, 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6 प्लस 4 तिया 12, 10 तिया 30, तो यहाँ पे 36/12 बनेगा। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका 3 बनेगा। क्लियर है इतना, एलसीएम तो ले लोगे ना। अब देखिए जो 3 है इसको 18 दिन से आपको भाग करना है, सिंपल, तो यहाँ पे आपका 6 दिन करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। जो ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए सामने स्क्रीन पर। आज समझाने का टाइम नहीं है क्योंकि आज आपका टेस्ट लग रहा है, फटाफट से हम प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। अब ये वाला जो प्रश्न है इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी लंबी है, तो जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं इसको इंग्लिश में रीड करिए, हम इसे हिंदी लैंग्वेज में सॉल्व करते हैं। प्रश्न है कि एक सैनिक शिविर में 500
सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री थी। 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए। शेष सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी? तो देखिए, टोटल सैनिक कितने थे? 500। 27 दिन की सामग्री थी। अगर मैं 500 को 27 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें यह पता लग जाएगा कि कितने यूनिट खाद्य सामग्री टोटल है। तो देखिएगा, पंजू सत्ते 35 का 5, हासिल 3, तो यहाँ पे आपका 13,500 यूनिट जो है आपकी टोटल खाद्य सामग्री थी। 3 दिन बाद 300 सैनिक और आए हैं, यानी कि ये जो 500 सैनिक थे इन्होंने 3 दिन तक तो भोजन किया है, उसके बाद ये 300 सैनिक और आए हैं। ठीक है, तो ये जो 500 सैनिक है ये टोटल 3 दिन में कितना भोजन कर लेंगे? तो ये 3 दिन में 1500 यूनिट भोजन कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर मैं 13,500 यूनिट में से 1500 यूनिट माइनस कर दूं तो यहाँ पे आपका टोटल 12,000 यूनिट जो है खाना वो शेष बचा है। क्लियर है इतनी बात? अब देखिए, क्योंकि 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए, पहले सैनिक थे 500, अब 300 सैनिक और आ जाएंगे तो टोटल सैनिक कितने हो जाएंगे? 800 हो जाएंगे। क्लियर है ना? डायरेक्ट कर रहा हूं। अब देखिए, बोला है कि जो शेष सामग्री है वो कितने दिनों के लिए पर्याप्त रहेगी। शेष सामग्री कितनी है जी? 12,000 यूनिट। क्लियर? और जो टोटल सैनिक अब कितने हो गए हैं? 800 हो गए हैं। 800 को 12,000 से भाग करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 20 से 20 कैंसल, 8 एकम 8, 8 पंजे 40। टोटल जो है शेष भोजन 15 दिनों के लिए पर्याप्त होगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। समझ में आया है सभी को? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने स्क्रीन पर है और ये तो सिंपल प्रश्न है आपका अनुपात और समानुपात से। देखिए, यहां पर मैं लिख लेता हूं A/B/C। अब एक चीज समझिएगा कि यहां पे A की वैल्यू 2 नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये तो 2A मतलब होता है 2 गुणा A। यहां पर A की वैल्यू सामने वाली है 3 और B की वैल्यू सामने वाली है 2। क्लियर? इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। अब देखिए, A की वैल्यू 3 है तो A के नीचे 3 लिखेंगे, B की वैल्यू 2 है तो B के नीचे 2 लिखते हैं। ऐसे यहां पर B की वैल्यू 5 है और C की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो B के नीचे 5 लिखेंगे, C के नीचे 4 लिखेंगे। क्लियर है? हमको रेशो बनाना है। डायरेक्ट तरीका बताया था, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, अनुपात 2 को 5 से करेंगे 10, 4 को 2 से करेंगे 8। ये A/B/C की वैल्यू आ गई। हमको A/C बताना है, 15/8 आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन डी। क्लियर है सभी का? चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए सामने स्क्रीन पर, कि किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20 रुपए का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यहां पर देखिए कि कोई वस्तु 100 रुपए की बेच दी, 20 रुपए का उसको लाभ हुआ है। अगर मैं 100 में से 20 को माइनस कर दूं तो यानी कि जो वो वस्तु है वो कितने रुपए की होगी? 80 रुपए की होगी। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था जी? 80 रुपए था। हमने 100 की बेची है तो हमको 20 रुपए का लाभ हुआ है। ये समझ गए ना इतना फैक्टर? तो देखिए, लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट इंटू 100, नीचे आपका क्रय मूल्य रहेगा। प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ था? 20 रुपए का, तो 20 गुणा 100, क्रय मूल्य कितना है जी? 80 रुपए, तो नीचे आपका 80 आएगा डिवाइड में। ध्यान रखिएगा, हमको पहले सीपी निकालना था जो हमने निकाल लिया। 20 एकम 20, 20 चौके 80, 4 से 100 को भाग करेंगे तो 25% का लाभ हुआ है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है यहाँ पे। अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है तो आपका आंसर राइट है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। आपका मैथ्स का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद 5 प्रश्न आपके रीजनिंग के रहेंगे। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट थोड़ी लंबी है तो जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं इसको इंग्लिश में रीड करिए, हम इसे हिंदी लैंग्वेज में सोल्व करेंगे। देखिए कि रंजना और राखी की आयु का अनुपात 15/17 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9/10 होगा। 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी होगी?
तो यहां पर मैं लिखता हूं, देखिएगा रंजना, यहां पर मैंने लिखा है राखी। इनकी जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो दे रखा है हमको 15:17, यही दिया है। अब देखिए 6 वर्ष बाद इनकी आयु का रेशो दे रखा है 9:10। सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया है, आपको क्या चेक करना है कि क्या इनकी जो रेशो है इसमें अंतर सेम है। अगर अंतर सेम है तो कोई इशू नहीं है, और अगर अंतर सेम नहीं है तो हमें डिफरेंस सेम करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि यहां पे 7 का अंतर है और यहां पे कितने का अंतर है, यहां पे आपका 6 का अंतर है। तो यहां पे अंतर सेम नहीं है, डिफरेंस सेम करना पड़ेगा। डिफरेंस सेम करने के लिए जो इनके बीच का अंतर 1 है और इनके बीच का अंतर 2 है, इनको आपस में आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां पे आपका बनेगा 9 दूनी 18 और यहां पे 10 दूनी 20। ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15:17 ही रहेगा, और ये आपकी रंजना का रेशो है और ये राखी का रेशो है। अब मैंने क्या देखा कि इनकी जो रेशो में अंतर है वो 3-3 का हो गया है, जो कि अंतर आपका सेम है। कहां पे करते हैं सोल्व, यहां पे करते हैं। देखिए 3 रेशो की वैल्यू, देखिए रेशो में अंतर कितने का है, 3 का है, और वर्षों में कितने का अंतर है, 6 का है। तो 3 रेशो की वैल्यू 6 के बराबर। ऐसे यहां से 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 रेशो के बराबर। हमको बताना है 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी होगी। तो देखिए रंजना है यहां पर, 6 वर्ष बाद आयु का रेशो कितना है, 18 है। तो ये बताना है अगर 1 रेशो की वैल्यू 2 है तो 18 रेशो की वैल्यू 18 गुणा 2 कर देंगे 36। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। मैं उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आया होगा। चलिए तो यहां पे आपका मैथ का सेक्शन कंप्लीट होता है। यहां पे लास्ट के 5 प्रश्न आपके रीजनिंग रहेंगे। टेस्ट लगाइए जल्दी से कि यदि मंकी को इस फॉर्म में लिखते हैं, रैक्स को इस फॉर्म में लिखते हैं, तो ये जो आपको नंबर दिया है इसको किस फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए जब भी आपको कोई 2 वेरिएंट दिए हों, जैसे ये आपको एक वेरिएंट दिया है, एक वेरिएंट आपको ये दिया है, तो जो तीसरा वेरिएंट आपसे पूछेगा वो आपको इन दोनों में से ही चूज करके बताना होता है कि किस अल्फाबेट के लिए कौन सा कोड यूज हुआ है। अब देखिए शुरू से प्लानिंग करेंगे तो शायद आप फंस सकते हैं। मैं आपको क्या बोलता हूं, आप लास्ट से शुरू करिए। लास्ट में आपका 4 दिखाई दे रहा है और मुझे यहां पर आपका 4 दिखाई दे रहा है दूसरे नंबर पे, और यहां पे दूसरे नंबर पे अल्फाबेट कौन सा है, 00। तो लास्ट में तो आपकी 2 0 आएगी, ये कंफर्म है। इन दोनों को आप कैंसल मारो, ठीक है। अब यहां पर मेरे जो न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 0, और 0 मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है पहले नंबर पे, और पहले नंबर पे आपका आर है, तो यानी कि यहां पे आपका आर आएगा। तो आपका ये भी कैंसिल हो गया, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। क्लियर है, आगे आपको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए सामने स्क्रीन पर। आप देखिए ब्लड रिलेशन का टॉपिक मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं, परंतु फिर भी मैं आपको छोटा सा बेसिक बताऊंगा, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कि अगर कोई मेल है तो उसके ऊपर हम प्लस का साइन लगाते हैं, फीमेल के ऊपर हम माइनस का साइन लगाते हैं। क्लियर। भाई भाई या फिर भाई और बहन को हम सीधी लाइन में व्यक्त करते हैं, हस्बैंड वाइफ को हम एक दूसरे के बराबर रखकर दर्शाते हैं, और माता पिता और बेटा बेटी को हम ऊपर और नीचे रखते हैं। फादर और मदर को हम ऊपर रखेंगे, सन एंड डॉटर को हम नीचे रख के दर्शाएंगे। ये आपका बेसिक है, जब मैं सोल्व करूंगा तो आपको अच्छे से इलेबोरेट होगा। देखिए ए बी का भाई है, जो ए है ये भाई है किसका, बी का, सीधी लाइन में व्यक्त किया। सी बी की माँ है, देखिए बी की माँ कौन है, सी है, तो सी ऊपर चली जाएगी, माइनस का साइन। एम सी की बहन है, सी की बहन है तो सीधी लाइन में व्यक्त करेंगे, कौन है, एम जो है ये सी की बहन है, एम के ऊपर भी माइनस का साइन। एम बी से किस प्रकार संबंधित है, एम बी से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए बी क्या है, बी क्या है, एम की बहन की लड़की है। क्लियर। तो एम बी की क्या लगेगी,
तो एम बी की मौसी लगेगी। क्लियर है? मौसी को इंग्लिश में आंट बोलते हैं। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा सामने स्क्रीन पर। बताएं कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो अन्य से भिन्न है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, धमाका। देखिए, बाढ़, तूफान और भूकंप ये सभी के सभी क्या हैं? ये नेचुरल कॉल्स होते हैं, जबकि धमाका जो है ये क्या है? मैन्युफैक्चर्ड होता है, बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 49 सामने स्क्रीन पर। देखिए, ई रेशो आपको वी दे रखा है, तो आपको आई रेशो बताना है क्या होगा। ध्यान से अगर आप देखो तो ये क्या बन रहा है आपका? ये आपका अपोजिट लेटर की सीरीज का पार्ट है। ई का अपोजिट वी होता है, ऐसे ही आई का अपोजिट क्या होगा? आर होगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। क्लियर है? इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 50 है आज का लास्ट क्वेश्चन। आंसर दीजिए जल्दी से कि 43 विद्यार्थियों की एक कक्षा में विजय का स्थान ऊपर से 14वां है, तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा? तो देखिए, जब भी आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हों, आपको एक साइड बताई है और दूसरी साइड पूछी है, तो आपको हमेशा क्या करना है? टोटल में एक जोड़ना है। क्लियर? और आपको एक साइड जो है वो माइनस कर देनी है। आपके सामने दूसरी साइड जो है वो आ जाएगी। देखिए, टोटल 43 हैं, एक इसमें जोड़ेंगे तो 44 हो गया। क्लियर? इसमें से 14 को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे जो 30 बचेगा आपका, ये आपका उसका नीचे से स्थान रहेगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों, ये थे आज के आपके पूरे की पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर। बताइएगा आज की इस मॉडल पेपर में आपका टोटल स्कोर कितना है, आपको आज का सेशन कैसा लगा और आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा। चलिए फिर, सभी को कमेंट में स्कोर कमेंट करना है सेक्शन वाइज कि सेक्शन ए में कितना सही हुआ है, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में और सेक्शन डी में। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।